हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट दो लेक्चर हैं जो आज के लेक्चर पर डिपेंड करता है, ये प्लीज आप पहले देख लीजिएगा। अगर देख चुके हैं, वॉच कर चुके हैं, उसकी स्टडी कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये दो पॉइंट्स हैं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए और राउल्ट का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब में सिंपली आप सर्च करेंगे वेपर प्रेशर बाय सूर्या वर्मा और आप वेपर प्रेशर का लेक्चर देख सकते हो। सिमिलरली राउल्ट लॉ बाय सूर्या वर्मा, ये दोनों टॉपिक आप प्लीज यूट्यूब में सर्च करके पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है जिसपे हम हेडिंग डालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्लीज अपने नोटबुक में हेडिंग डालेंगे बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब ये होता क्या है? तो किसी भी डाइल्यूट या तो फिर आइडियल सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज को बोलोगे जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, नेचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्रॉस मार्क किया मैंने, डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उसको बोलेंगे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड नहीं करता, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उन प्रॉपर्टीज को बोलेंगे जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता हो, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड नहीं करता हो। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, हम उसको बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट को हम मोलर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए जरा, थोड़ा समझिए, है ना, इसको मोलर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल पे, और नंबर ऑफ मोल किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता हो, हम उसको बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम इसके बेसिस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दी properties which depends on किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, which depends on number of particles of solute, और हम इसी को बोल सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का हो जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल किसके हो जाएंगे? सॉल्यूट के हो जाएंगे। एंड आर क्वाइट independent of nature of solute or solvent, and physical and chemical properties, and their physical
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं बेटे, इसको बहुत आसान है डिफाइन करना। ठीक है, सिर्फ ये जो वर्ड्स जो हमारे अलग अलग पार्ट्स में है इसको हमने एक साथ यहां पर एक सेंटेंस में डिफाइन किया। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम किसको बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ऐसे प्रॉपर्टीज को बोलेंगे जो कि पार्टिकल्स के, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो कि वो कितने नंबर्स पे हैं, और किस पे डिपेंड नहीं करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड ना करे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड ना करे। बहुत आसान है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन सब बातों पर डिपेंड ना करे, कौन सा फिजिकल स्टेट है उस पर डिपेंड ना करे। केमिकल प्रॉपर्टी किससे रिएक्शन करता है उस पर डिपेंड ना करे। ग्लूकोज को वाटर में डाले, रिएक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि हम तो सॉल्यूशन में ऐसे सब्सटेंसेस को कंसिडर करते ही नहीं है जो कि इसमें जो कि केमिकल रिएक्शन कर ले। ठीक है, तो हम तो बात सॉल्यूशन की कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे तो वैसे भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड हो गया। नेचर, नेचर का मतलब क्या समझेंगे आप यहाँ पर? नेचर मीन्स आयनिक है कि वो कोवलेंट है, इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्यूट नेचर, आयनिक नेचर का है कि कौन से नेचर का है, इन सब बातों पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड ना करे। क्वाइट इंडिपेंडेंट है ना, क्वाइट इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर डिपेंड करेगा तो बहुत माइन्यूट डिपेंड करेगा। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से बेटा, ऐसे कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point. This one is the second colligative property of any dilute solution. Third one is depression in freezing point. Okay, third कौन सा होता है बेटा? depression in freezing point. और लास्ट वन है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लास्ट कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 टाइप्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसकी हमको स्टडी करनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये इतने टाइप्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ये एग्जांपल्स हो गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। फर्स्ट इसके बाद हम रीडिंग डालेंगे बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, जस्ट नोट डाउन। चलिए देखते हैं बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि वोलेटाइल जो सॉल्यूट है वो उसका जब हम एडिशन करते हैं किसी सॉल्वेंट पे, किसी सॉल्वेंट जैसे कि मैंने वाटर ले लिया, वाटर लिया मैंने एक बीकर में। अब इस बीकर में वाटर लेने के बाद सपोज मैं इसमें क्या ऐड किया बेटा, इसमें मैं सोडियम क्लोराइड का एडिशन कर दिया, NaCl का एडिशन किया मैं यहां पर वाटर पे। वाटर पे NaCl का एडिशन करने के बाद थोड़ा सा सोचिएगा, है ना, मतलब कि ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मेरे पास 2 कंडीशन आ जाएगी। कौन कौन सा? एक ये प्योर वाटर है, सपोज कीजिए ये प्योर वाटर है ना, और यहां पर एक है जिसपे NaCl, ये NaCl वाटर, सॉल्ट वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, अब इसमें सोचिएगा जरा, इसमें सोचिएगा कि यहां पर तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के पार्टिकल्स होंगे सरफेसेस में, सरफेस पे, क्योंकि प्योर वाटर है। लेकिन यहां पर वाटर के साथ साथ NaCl भी होगा। सपोज ये वाटर 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 NaCl, वाटर वाटर NaCl, वाटर, ऐसा होगा। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, या तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये जितने वाटर हैं ये पार्टिकल्स एस्केप आउट हो सकते हैं यहां से और ये वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। लेकिन और यहां पर भी जितने वाटर के पार्टिकल्स हैं वो वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे, लेकिन NaCl वेपर प्रेशर जनरेट नहीं कर पाए। NaCl जो है वो नॉन वोलेटाइल है, वो गैस में इजिली कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, जब तक हीट नहीं करोगे नहीं होगा। हम तो हीट कर ही नहीं रहे हैं, हम तो इवापोरेशन समझ रहे हैं। इवापोरेशन से ही तो क्या आया, बाद में वेपर प्रेशर होता है ना, इवापोरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है वेपर प्रेशर के लिए।
तो यहां पर अब आप खुद बताइए, खुद से सोचिएगा कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, प्योर वाटर का कि ये सॉल्यूशन का। ये हो गया सॉल्यूशन और ये हो गया प्योर वाटर। ऑफ कोर्स प्योर वाटर का। प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को हम पी नॉट ए से डिनोट करते हैं और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पी टोटल से डिनोट करते थे अभी तक, तो है ना। पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता था, याद है आपको, मालूम है, ठीक है। तो पी टोटल को यहां पर बार बार टोटल इतना कुछ लेंथी हो जाता है जिसको पी एस लेते हैं, क्योंकि एस से हमारे पास है भी नहीं। पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी एस, एस फॉर सॉल्यूशन, टोटल बोले या सॉल्यूशन का प्रेशर बोले, मतलब एक ही है। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी में बोल दूं यहां पर। तो आपको ये यहां पर बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, क्योंकि सॉल्यूशन के सरफेस पे NaCl के या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी प्रेजेंस हैं, जो कि इसके वेपर प्रेशर को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, ठीक है। तो इसी को, किसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसको मतलब कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का कम हो जाना, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कम हो जाना, इसको बोलते हैं बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि वेपर प्रेशर का कम हो जाना बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और किसके कंपैरिजन में कम हो गया, मतलब कि इसका अगर रिलेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे किससे, पी नॉट ऑफ ए से, मतलब पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस, इसको कोरिलेट कर दिया पी नॉट ऑफ ए से, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हम इसको डिवाइड कर दे पी नॉट ऑफ ए से, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको अब डराइव करते हैं, देखते हैं कैसे इसको एक्चुअली इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करें। इतनी बातें जो हैं आप नोट डाउन कीजिए अपने ओन लैंग्वेज में, ठीक है बेटा, नोट करो। तो अगर मैं यहां पर पी एस से स्टार्ट करूं, ओके, लेट्स टेक पहले लिख लीजिए, लेट्स टेक अ solution containing क्या कंटेन कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके। एंड सपोज A is the solvent। अब मैं ऐसे कंपोनेंट A is the solvent and B is the solute, तो यहां से स्टार्ट कर, B is the solute। राउल्ट लॉ क्या बोलता है, इसकी अभी नीड नहीं है, ये दोनों मैं बना चुका हूं, ठीक, इसकी भी अभी नीड नहीं है, इतना चीज है आपके पास। एज पर दी राउल्ट लॉ से, है ना। राउल्ट लॉ क्या बोला है बेटा, राउल्ट लॉ बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय देयर मोल फ्रैक्शन, ऐसा बोलते हैं, यस और नो, ठीक है। तो ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स से हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स भी हो जाएगा, दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक्स भी हो जाएगा, ओके। और आपको मालूम है कि पी नॉट ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों पी नॉट ऑफ बी जीरो हो जाएगा, आप सोचिए जरा, NaCl को मैं ऐसे बीकर के अंदर प्योर फॉर्म का मतलब ये होता है ना, और इसको कवर कर दो, तो क्या है, वेपर प्रेशर जनरेट होगा, नहीं होगा। NaCl नॉन वोलेटाइल है, जब तक हीट नहीं करोगे ये किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा।
तो फिर इसका वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, तो पी नॉट ऑफ बी जीरो हो गया, तो इंटू एक्स बी, तो अल्टीमेटली पीबी इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा बेटा, पीबी इज इक्वल टू मिलेगा जीरो। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पीएस इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। ठीक है, तो पीएस इज इक्वल टू पीए का क्या है हमारे पास, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए है, तो यहां पर रखेंगे पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। ठीक है, प्लस पीबी का आया जीरो, तो पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। अब देखो पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। मतलब अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो जो पीएस है वो पीए के इक्वल होता है, पीएस और पीए दोनों इक्वल होता है, पीबी से कोई मतलब ही नहीं है, पीबी क्या हो जाता है, टोटल जीरो हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको इन शॉर्ट ये लिख सकता हूं बेटा, इसको ये दोनों इक्वेशन को अगर मिला दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि पी एस इज इक्वल टू, है ना, ये तो इतनी बातें हैं, इसको आप लिखो ना लिखो चलेगा, है ना, आप ये लिख सकते हो एज फ्रॉम द राउट लॉ, पी एस इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। इसको हम एक साथ भी यहां पर लिख सकते हैं, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and from equation 2 we can write this equation number 3. okay, यहां पर PS इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल पी नॉट ए एक्स ए हो गया। अभी इसको ले लीजिए बेटा, है ना, यहां से बन जाएगा इक्वेशन PS इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए। हमको मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। अगर 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स ए की अगर वैल्यू निकालोगे यहां से तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बी इधर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स बी, इसकी वैल्यू यहां पुट कीजिए, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, पी नॉट ऑफ ए को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए, सॉरी पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, बोलिए। ठीक है, अगर हम इस माइनस 1 को इधर लेके आए या एक्स बी को कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ये हो जाएगा पी एस पी नॉट ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो इसको मैं आगे और कैलकुलेट करूं तो इसके आगे मैं यहां इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर था क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसके आगे कैलकुलेट करें तो ये हो गया एक्स बी को इधर ले आया, है ना, माइनस से हो गया प्लस, या माइनस से हो गया प्लस, नहीं ऐसे बोले तो फिर ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस में, प्लस हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए, कोई डाउट तो नहीं, बट इजी, पी नॉट ऑफ ए हो जाएगा ये, है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए, और ये हो जाएगा एक्स बी। तो एक्स बी को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को, सॉरी मोल फ्रैक्शन को, लेकिन ये तो एक इक्वेशन हो गया, मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट रहेगा, तो है ना, मॉलिक्यूलर मास अगर मैंने निकाला, मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना है तो एक्स बी को नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करता हूं। एक्स बी क्या होता है, एक्स बी का फॉर्मूला होता है एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये होगा इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए। ठीक है, एनबी क्या होता है बेटा, एनबी नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास को हम W से रिप्रेजेंट करें तो WB डिवाइडेड बाय MB, ये हो गया मास, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। Na क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WA डिवाइडेड बाय MA प्लस WB डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए, ये हो गया। ठीक है, ये इतना नोट कर लीजिए, तो मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में फिर समझते हैं। ठीक है, चलो हो गया, बढ़िया।
पी नॉट ऑफ ए माइनस पी डिवाइडेड पी नॉट ए। अभी देखो डिनोमिनेटर में ये जो डब्ल्यू बी बाय एम बी है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये वेरी डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो उस केस में इस वैल्यू का जो कि डिनोमिनेटर में है कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। कैसे नहीं आएगा समझे जरा। अगर मान लो डब्ल्यू बी बाय एम बी इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू काफी कम है डब्ल्यू ए बाय एम बी से। इफ डब्ल्यू बी बाय एम बी इज वेरी 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 लेस देन डब्ल्यू ए बाय एम ए, then we can neglect the WB by MB from डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर सकते हैं? देखो अगर इसकी वैल्यू है 100 और सपोज इसकी वैल्यू, ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ठीक है, तो सपोज इसकी 100 है, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो ये सपोज कितना है बेटा, ये 0.1 है, या चलो 0.5 है। तो आप 100 से किसी वैल्यू को डिवाइड करो, सपोज के ऊपर में क्या आया डब्ल्यू बी बाई एम बी, इसको कब 0.5 से इसको डिवाइड करो या इसको 0.5 डिवाइडेड बाय 100.5 से डिवाइड करो, आपको वैल्यू में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए डब्ल्यू बी बाई एम बी को हम डिनोमिनेटर से क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू में ज्यादा चेंजेस नहीं आता। ठीक है, तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर से हटा देंगे तो क्या मिलेगा बेटा, इसको इधर लिख लेते हैं ना, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू, डब्ल्यू बी हटा दिए तो क्या बचेगा ऊपर, डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू बी बाय एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू, ये ऊपर गया तो एम ए ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए। तो इस इक्वेशन से, ये जो आपको इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन से अगर हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो इसके लिए हम इसको इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बाकी सारे वेरिएबल्स के आंसर या वैल्यूज हमारे पास हो तो इस इक्वेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आप नोट कर चुके हो, आप थोड़ा फोकस करना। ओके, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं अभी, इस पे एक और पॉइंट है, ठीक है, कि ये जो सॉल्यूशन है ये तो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, लेकिन अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड भी हो तो थोड़ा सोचना है आपको कि अगर 1% सॉल्यूशन बाय मास को हम क्या बोलते हैं, 1% सॉल्यूशन बाय मास को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। सपोज 2% को भी डाइल्यूट बोलते हैं, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को भी चलो डाइल्यूट बोल रहे हैं। 8% से सपोज हम कंसंट्रेटेड बोल रहे हैं, ठीक है, 8% से आप कंसंट्रेटेड बोल रहे हो, 8, 9, 10 ये सब कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है, सपोज की बात है। तो आप सोचिए बॉर्डर लाइन ये हो गया, ये डाइल्यूट में आ रहा है, ये कंसंट्रेटेड में आ रहा है। तो बॉर्डर लाइन के पास आप सोचो कि हम कंसंट्रेटेड के लिए यहां पर इस वैल्यू को जो अभी नेगलेक्ट किया, इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो यहां आप इसके लिए डाइल्यूट के लिए 7% के लिए नेगलेक्ट करोगे और 8% के लिए नेगलेक्ट नहीं करोगे, तो फिर इन दोनों की वैल्यू में कितना चेंजेस आएगा, 7% और 8%। में तो बॉर्डर लाइन पे बैठा हुआ है, तो यहां पर उतना ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। या आप यहां पर नेगलेक्ट कर रहे हो तो यहां पर नेगलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो नेगलेक्ट करने वाले पे और नहीं करने वाले पे, तो इसके 7 और 8 में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो फिर आपने यहां पर क्यों नेगलेक्ट किया। तो ये प्रॉब्लम यहां पर अराइज हो सकता है क्योंकि बॉर्डर लाइन पे है। यहां पर वो प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा, 1 पे 2 पे 1 और 2% का आप कंपेरिजन 8 से करोगे तो प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 8 और 7 का कंपेरिजन करी तो ये तो बॉर्डर लाइन पे बैठे थे, तो यहां पर आपने नेगलेक्ट किया, यहां क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी बातें यहां पर आ सकती हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा, है ना, हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको इक्वेशन मिला, कौन सा इक्वेशन मिला,
कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लो, ये तो है फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हो जाएगा मॉडिफाइड इक्वेशन। मॉडिफाइड इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन क्या है इसी चीज का वो देखते हैं, देखते जाइए कैसे कैलकुलेट करते हैं। पी एस इक्वल टू पी नॉट ऑफ एक्स, ये तो है। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, एक्स ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। ये पी नॉट ऑफ ए जो है किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक, कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहां से 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बी। ठीक है, हो गया माइनस एक्स बी। अब यहां से देखेंगे विद सेम है, पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस पी नॉट ऑफ ए। बोलिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स बी। कोई चेंजेस तो नहीं है ना, पी नॉट ऑफ ए। ठीक है, अगर ये माइनस को इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी, या इसको यहीं पर कर लें, माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है, तो क्या कर सकते हैं बेटा, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट सब नोट कर लीजिए बेटा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, नोट करो। चलिए यहां तक किए बेटा, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं ना, मैंने बाकी चीज इरेज कर दिए हैं। पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी होता क्या है, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी होता है। ठीक है, इसको मैं एन बी प्लस एन ए भी लिख सकता हूं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, मतलब तो वही है ना, 2 + 5 या 5 + 2। ठीक है, अब इसको हम क्या अपोजिट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। अगर हम दोनों साइड को करें, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जरा कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, 2/5 इज इक्वल टू 10/20, सॉरी 2/5 इज इक्वल टू सपोज 4/10। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है बेटा, 2/5, ये हो गया 2/5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी इक्वल है। अब इसी इक्वेशन को, जो कि एक्चुअल था क्या, 2/5 इज इक्वल टू 4/10 था, अगर इसको मैं इनवर्स कर दूं, 5/2 इज इक्वल टू 10/4। ठीक है, अब इरेज करो, ये 4 हो जाएगा, 2 5 जा, 2 4 जा, तो भी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, आपका ये प्रूफ ही रहेगा, वेल प्रूफ रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, दोनों साइड को कर सकते हैं, अगर एक साथ करें तो दोनों साइड को कर दीजिए। ठीक है, पी नॉट ऑफ ए चला गया ऊपर, नीचे आया, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एन बी। ठीक, अभी देखिएगा, एन बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एन बी, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एन बी, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने से ही आता है, यहां से मैं एन बी को कॉमन ले लिया एक्चुअली। ठीक है, एन बी को नहीं, 1 को यहां से मैं बाहर निकाल के ले आया। देखो कैसे, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो क्या हो जाएगा, एन बी, इसको कैलकुलेट, एन बी पहले होता क्या है, इन दोनों का पहले आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, एल बी एन बी आएगा, इसको डिवाइड करोगे, एन बी आएगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया एन बी, शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और सेम इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 जो आएगा उसके इसके साथ मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, एन बी, ये तो एक्चुअल रूल है। ठीक है, एन बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एन बी, एन बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एन बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी देखते हैं आगे, ये हो गया पी नॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस। अगर इस वन को इधर ले आए, ला लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन बी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा बेटा, पी नॉट ऑफ ए माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस करके। ठीक, डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी बाय, सॉरी एन ए था, एन ए बाय एन बी। ठीक, इसको आगे और थोड़ा सॉल्व करें, क्या आएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस वैल्यू कट, क्या बचेगा, पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी। इसको फिर से वही करो, है ना, इनवर्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, जो कि पहले किया था उसको वापस कर दो, है ना, वैसे उस फॉर्म पे वापस कर दो। पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। अगर इसको सॉल्व करोगे तो एन बी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू बी बाय एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू, ये ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, एम ए इनवर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए। ठीक, और ये क्या है बेटा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस, सेम चीज यहां पर, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस। ठीक, तो ये इक्वेशन आया नया। यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, इसको सीधा मैं यहां पर करके लिख दूं, है ना, इरेज करके, आपको समझ में तो आ गया, है ना। इसको डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए को, मतलब ये वाला सेकंड लाइन को मैं यहां पर डायरेक्टली इनवर्स करके यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतना एक स्टेप तो कर लेंगे आप। इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं, तो भी आप लोग कर लेंगे। पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए। अब ठीक है, तो ये ऊपर चला गया। अब सॉल्व कर दो, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू, ये ऊपर गया तो एम ए बाय डब्ल्यू ए। अब इस इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन और ये आया बॉर्डर लाइन से लेकर के आया। ठीक है, तो यहां पर चेंजेस क्या है बेटा, यहां पर ये जो लास्ट वन है पी एस, उसके जगह पे पी नॉट ऑफ ए, पी एस आ गया है, यहां पर पी नॉट ऑफ ए था, बाकी इक्वेशन सेम है। यहां हमको क्या नहीं करना पड़ा, हमको कोई भी वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ा, कोई वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ा। तो ये मॉडिफाइड इक्वेशन है, इसका मॉडिफाइड इक्वेशन दिस वन है। ठीक है, तो आज के डेट पे या करंट डेट पे हम इसको यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कोई इशू नहीं, यहां पर कोई इशू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वाला कोई बात ही नहीं है। यहां तो जो भी वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है, यहां पर जो भी वैल्यू आएगा वो एक्चुअल आएगा। क्यों एक्चुअल आएगा, क्योंकि हमने किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं किया है। समझ में आ रहा बातें, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो यहां पर ये जो इक्वेशन मिला है आपको, इस इक्वेशन पे पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर था उससे कम हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस, इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए
इसको बोलते हैं रिलेटिव, क्योंकि अब इसको आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको कंप्लीट कर लेगा, लोअरिंग ING, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इक्वेशन डराइव करना, काफी आसान है, आसानी से बना लेंगे आप, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए बेटा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू राउथ लॉ, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करना है। The vapor pressure of pure water at 20 degree centigrade is 17.5 mmHg. वाटर का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे 17.5 mmHg होता है, ठीक है। A solution of sucrose is prepared by dissolving 68.4 gram of sucrose in 1000 gram of water. Calculate the vapor pressure of solution. ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक। चलिए, अकॉर्डिंग टू राउथ लॉ, अकॉर्डिंग टू राउथ्स लॉ, क्या होता है बेटा राउथ लॉ के अकॉर्डिंग, बताइए जरा, है ना, कब, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट राउथ लॉ के तो कई रूल क्या बोलते हैं, कई इक्वेशन है, कौन सा यूज करना है हमको, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, जो आज डराइव किया, वो क्या है बेटा, P नॉट ऑफ A माइनस PS डिवाइडेड बाय PS, यहां पर हो जाएगा WB बाय MB इनटू MA डिवाइडेड बाय WA, सॉरी, हाँ ठीक है, WA, यहां पर अपोजिट रहता है, ध्यान रखना, सॉल्यूट का सॉल्वेंट का अपोजिट रहता है, ठीक। जहां पर P नॉट ऑफ A क्या है, फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन वैल्यूज आर, बोलो P नॉट ऑफ A कितना दिया है, प्योर वाटर का कितना, 17.5, P नॉट ऑफ A इज इक्वल टू 17.5 mmHg, ठीक। PS कैलकुलेट करना है, WB सॉल्यूट का वेट कितना, 68.4 ग्राम, ठीक है, WB कितना है बेटा, 68.4 ग्राम, ठीक है। और MB कैलकुलेट करना पड़ेगा, MB किसका, मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है हमको, सुक्रोज का, तो सुक्रोज का आपको फॉर्मूला यहां पर आना जरूरी है, फॉर्मूला याद रखेंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, कैलकुलेट करो, कार्बन का है 12, होता कितना है 12 जा 144, ठीक है, प्लस 22 हो जाएगा, ये डायरेक्ट में लिख दो, और ये क्या जाएगा 11 इंटू 16, ठीक है, तो प्लस 22 प्लस 11 6 जा, चलो ऐसे 16 1 जा 16 और 1 17, ऐड करो बेटा, 4 2 6 6 and 6 12, 4 2 6 6 6 12, 7 and 1 8, 8 and 2 10, 10 and 4 14, 1 and 1 2, 2 2 2 and 1 3, 342 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्या आया, 342 ग्राम पर मोल, डायरेक्ट लिख दें, चलो देखा, कोई दिक्कत नहीं, MB आ गया, WA 1000 ग्राम, WA कितना गिवन है बेटा, 1000 ग्राम, देखिए यहां पर लिखा है, आप लिख लीजिए नोटबुक में, यहां पर मैं लिख लूं, WA इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और क्या है, MA वाटर का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 18, ये तो मालूम आपको, वाटर कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इक्वेशन पे वैल्यू पुट कीजिए बेटा, P नॉट ऑफ A कितना है, P नॉट ऑफ A 17.5, यूनिट में पुट नहीं कर रहा हूं, mm ऑफ Hg है, माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू WB कितना है 68.4 डिवाइडेड बाय MB कितना आया 342 ग्राम पर मोल इनटू MA कितना है बोलो जरा 18
और यहां पर WA कितना है 1000 ग्राम। ठीक, इक्वेशन लिख लिया। अब देखो ये फिर से वही आ गया, P नॉट ऑफ A माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस। यहां से मैं 1 बाहर निकाल सकता हूं, 17.5 डिवाइडेड बाई पी एस माइनस 1 ऐसे कर सकता हूं। इसको सॉल्व करूंगा यही आएगा, मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पी एस आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 68.4 इंटू, अच्छा चलो इसको सॉल्व करो जरा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 684 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 1 2 3। ए डेसिमल की वजह से एक और जीरो आ गया। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, और यहां से कट कर देते हैं, 2 5 जा 10, 1 2 3। ठीक है, 342 1 जा 342, ये खत्म। क्या बचा बेटा, 18 डिवाइडेड बाय 5000, 18 डिवाइडेड बाय 5000। ओके, और यहां पर क्या है, 17.5 डिवाइडेड बाय 17.5 डिवाइडेड बाय पी एस माइनस 1, ये। ठीक, अब ये 18 को 5000 से आप डिवाइड करोगे, क्या आएगा बेटा, आप करके देखिएगा, है ना। मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, क्या आएगा, 0.0036। क्या आएगा बेटा, ये 0.0036। और ये क्या है, 17.5 डिवाइडेड बाय पी एस माइनस 1। ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, 17.5 डिवाइडेड बाय पी एस इज इक्वल टू ये 1.0036 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.0036। तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी एस इज इक्वल टू 1.0036, नहीं पी एस इधर गया तो पी एस यहां, तो फिर ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 17.5 डिवाइडेड बाय 1.0036 ऐसा हो जाएगा कंडीशन। तो बेटा ये दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 17.44 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वैल्यू 17.44 mm। आप करके देखिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17.44 mm Hg। मतलब कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आया 17.44 और प्योर सॉल्वेंट का था 17.5। समझिए, कम हो गया कि नहीं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से कम हो गया। आप जब 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज ऐड किए तो कम हो जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, नोट कीजिए, ऐसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक आध दो और देखते हैं, प्लीज इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच यूरिया मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल मस्ट बी डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। कितना यूरिया को आप 50 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करोगे सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ रूम टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। रूम टेम्परेचर में जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, इज रिड्यूस्ड बाय 25%। कितना वेपर प्रेशर, तो 1 ATM होता है ना, तो वो रिड्यूस हो जाए 25%। सॉल्यूशन देखते हैं, क्या क्या दिया है, सॉल्यूट दिया है, एमबी दिया है, सीधे सीधे लिखते हैं 60 ग्राम। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा प्लीज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम, नॉट ओनली सिंबल। 50 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर को WA बोलेंगे यहां पर, WA इज इक्वल टू 50 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ रूम टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। वेपर प्रेशर अगर मान लो हम प्योर सॉल्वेंट का बोले, P नॉट ऑफ A, रूम टेम्परेचर पे कितना है, 1 ATM मान सकते हैं, 1 ATM है। ठीक है, और रिड्यूस हो जाएगा 25%, तो PS कितना होगा, 25% रिड्यूस होना चाहिए। मतलब P नॉट ऑफ A में आप कितने को माइनस करोगे कि यहां पर 0.25 आएगा। 1 का 25% कितना होता है, 0.25 होगा। 1 का 25% कैसे निकालोगे, 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको सॉल्व करो, क्या है 0.25। तो 1 का 25% रिड्यूस हो जाए तो रिड्यूस होकर आपको इतना मिलना चाहिए। तो यहां पर P नॉट ऑफ A कितना है, 1 है,
सपोज इसको x लिया तो 1 में आप यहां पर x कितना माइनस करोगे तो 0.25 पाएगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो ये x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे करूं ये है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.25, 0.25 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 0.25 एक्स इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.75 इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि यहां पर पीएस कितना हो जाएगा बेटा 0.75, ठीक है। सॉल्यूशन 0.75 एटीएम। समझ में आया कैसे निकाला? 25% रिड्यूस हो जाना चाहिए, 25% रिड्यूस होकर के इतना बचा, 25% तक रिड्यूस्ड बाय 25%, बच गया 25%, जितना था उसका 25% बचा, बाकी सब रिड्यूस हो गया। तो कैसे निकाले, 1 का 0.75 कम हो गया तो 0.25 बचा, ठीक। इस तरह से पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो पी नॉट ऑफ ए 1 है तो पी एस आपको निकालना है, तो पी एस अल्टीमेटली कितना आया बेटा, पी एस है 0.75, मैंने एक्स ले लिया तो पी एस इक्वल टू 0.75 एटीएम, ठीक है। इजी है, इसको मैं इरेज कर दूं। ये 1% कैसे निकाला ये समझ में आ गया, सॉरी ये 25% कैसे निकाला, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका WB ओके। अब सीधा इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट। राउल्ट्स लॉ क्या है, एज पर राउल्ट्स लॉ इक्वेशन क्या है हमारे पास वेपर प्रेशर के लिए, P नॉट ऑफ A माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इज इक्वल टू WB बाय MB इंटू MA इंटू WA। ये है P नॉट ऑफ A माइनस पी एस, P नॉट ऑफ A माइनस पी एस, P नॉट ऑफ A कितना है 180 है, करो बेटा 1 माइनस पी एस कितना 0.75, 0.75 यहां पर डायरेक्ट 0.25, पीएस कितना है 0.75 इज इक्वल टू WB दिया है, यहाँ पे WB तो कैलकुलेट करना है ना, क्या बोल रहा है, हाउ मच यूरिया मस्ट बी डिजोल्व, तो WB क्या करना है कैलकुलेट करना है। MB दिया है 60 ग्राम पर मोल, MB 60 ग्राम पर मोल है भाई, ठीक है। MB कितना है 60 ग्राम पर मोल इंटू MA कितना होता है 18, डाउट तो नहीं है 18 H2O का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। WA कितना दिया 60 ग्राम वाटर दिए, सॉरी 50 ग्राम वाटर दिए, 50 ग्राम वाटर, WA कितना 50 ग्राम, ठीक। सब मिल गया, इक्वेशन सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाय 60 इंटू 18 बाय 50, ठीक है। WB कैलकुलेट करना है, बाकी वैल्यू इधर ले आओ, या WB को यहीं रख दिए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय, इसको यहीं कट कर दो, 1 जा 3 जा, ठीक है, क्योंकि आज 1/3 ये दोनों ऊपर आ गया, 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, ये इधर चला गया, क्या हो जाएगा 18 इंटू 3, ठीक। WB इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 20 जा, क्या हो गया 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 18, 2 10 जा 2 9 जा 18, ठीक है। क्या मिला 500 डिवाइडेड बाय 9, कैलकुलेट करो, 9 5 जा 45 बचा 5, ये 0, 9 5 जा 45 बचा 5, डेसिमल लगाए 0, 9 5 जा 45 बचा 5, डेसिमल लगाए 0, 9 5 जा 45, बस करते रहिए काम ग्राम, ठीक है। तो WB इज इक्वल टू क्या आया, अल्टीमेटली हमको क्या मिला 55.5 ग्राम, मतलब 55.5 ग्राम आप यूरिया को डिसॉल्व कर दोगे तो रूम टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 25% कम हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर। ऑप्शंस हैं A 150 ग्राम, B 100 ग्राम, C 300 ग्राम, D 180 ग्राम। क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या हमारे पास,
पी एस माइनस पी नॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी एस सॉरी पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस इज इक्वल टू, यहां पे क्या होता है बेटा, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला हमारे पास, चलिए सॉल्व कीजिए। पी नॉट ऑफ ए, अभी क्वेश्चन समझिए, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी सॉल्व करना है, इज रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर के जगह पे 180 ग्राम, यहां पे हो जाएगा 18, ठीक है, एम ए वाटर का। रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का जितना भी वेपर प्रेशर होगा उसका 4/5 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। प्योर वाटर का जितना भी वेपर प्रेशर होगा उसका 4/5 टाइम रिड्यूस होगा, समझिए। तो पीएस क्या हो जाएगा, ये 4/5 टाइम है, 4/5 टाइम है किसका, पी नॉट ऑफ ए का। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, समझिए, फिर से समझिए। तो रिड्यूस दी वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का 4/5 टाइम वो कम हो जाएगा। तो पीएस जगह पे आप क्या लिखो, 4/5 ऑफ प्योर वाटर, तो 4/5 डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ ए, ये हो जाएगा पीएस की वैल्यू। यहां पर रखिए पी नॉट ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 4/5 इंटू पी नॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 4/5 इंटू पी नॉट ऑफ ए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हमको डब्ल्यू बी चाहिए, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एन बी, ठीक है। इसको अगर आप 1 भी ले चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 हम टेम्परेचर नहीं दिए ना, टेम्परेचर नहीं दिया, हम 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक ही मतलब है। अगर आप 1 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन आज बताइए इसको जरा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4/5 इंटू 1, ठीक है। पी नॉट ऑफ एक जगह क्या ले लिया, 1 ले लिया, इज इक्वल टू एमबी की वैल्यू हम नहीं रखा, 60 ग्राम, कितना हो जाएगा ये 60 ग्राम, तो 60, 0 से 0 कट, सॉरी 18 1 जा, और ये हो जाएगा 18 1 जा 18 0। इसको आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा बेटा, चलो इसको यहीं रहने दो, डब्ल्यू बी बाय 61/10, ओके। इसको इधर लेके आओ, सबको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये 1/1 माइनस 4/5, या मैं इसको यहां पर सॉल्व करूं तो क्या जाएगा 5 माइनस 4/5, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5, ऊपर जाके 5/4 बन जाएगा, ये 5/4 बन जाएगा, हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब चलो इसको और कर दो, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 60 इंटू 10 इज इक्वल टू डब्ल्यू, यही तो होगा। सॉल्व करें सबको, 5 में 4 गया, 1 इंटू 5, ये 5 और 5 कट कर दीजिए या तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं करें तो क्या बचा, 1/4 बचा, 1/4 इंटू 600। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 0 जा डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 150 आ रहा है, 150 है ऑप्शन में, यस, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, एमसीक्यू के फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सीबीएसई बोर्ड में भी आजकल जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू आना है, असर्शन रीजन आना है, तो एमसीक्यू तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व, अरे मैंने इरेज कर दिया, आप प्लीज रिवाइंड करके इसको क्या कर लीजिए बेटा, फिर से लिख लीजिएगा, प्लीज नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm mercury when a non-volatile solute is added to the solvent, ठीक है। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो जा रहा है, 10 mm डिक्रीज हो जा रहा है जब आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज द सॉल्यूशन इज द 0.2, तो XB इज इक्वल टू सपोज है 0.2, ठीक है। अब कितना डिक्रीज हो रहा है, 10 mm, मतलब कि पी नॉट ऑफ ए एक्चुअली होता कितना है बेटा, 760 होता है एमएम में, एमएम में दिया इसलिए एमएम में ले रहे हैं, देखो 10 mmHg है ना, 760 mmHg होते हैं। तो पी एस कितना होगा कि डिक्रीज हो जाएगा 10 mm तक,
10 mm तक डिक्रीज हो जाएगा। कितना होगा बेटा यहाँ पर PS 750 होगा तभी तो 10 mm डिक्रीज होगा। 760 में आप 750 माइनस करोगे तभी तो 10 आएगा। ठीक है, तो PS 750 हो जाएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे, है ना, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना है। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm मरकरी। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा अगर 20 mm तक डिक्रीज होता है तो। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमको मिलेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे। PS P नॉट ऑफ A माइनस PS डिवाइडेड बाय PS, सॉरी डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। यहां पर क्या है बेटा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। यहां पर क्या है, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो यहां पर आप P नॉट ऑफ A ले सकते हो। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन में, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। P नॉट ऑफ A, पहले PS ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। PS लोगे, अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आए तो डेसिमल में चेंजेस आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। इज इक्वल टू, ये हो जाएगा XB, सॉल्व कीजिए। क्या है ये, 760 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 760 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो कितना, 10 बाय 750 इज इक्वल टू 0.2। सिमिलरली हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ रहा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज, सॉरी, व्हाट should be the mole fraction of solvent if the decrease in vapor pressure is to be 20 mm। 20 mm डिक्रीज करने के लिए मेरे को इक्वेशन कैसे बनाना पड़ेगा बेटा, इसको जरा बताओ। ये हो जाएगा 760, 740 माइनस करूंगा तब 20 आएगा, तो PS की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 740 हो जाएगी सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग। समझ में, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज टू बी 20 mm। तो 20 mm करने के लिए PS मेरे को सेकंड इक्वेशन में कितना लेना पड़ेगा, 740 लेना पड़ेगा। 760 में 740 माइनस करूंगा तो 20 आएगा, डिवाइडेड बाय 740, और यहां पर मेरे को XB नहीं पता, तो ये अननोन है। इस अननोन को इस नोन से निकालना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट पहले आया था, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड करो 10, ये हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करूं तो 20 हो जाएगा। 20 बाय 740 मैं यहां लिख दो, 20 बाय 740 इज इक्वल टू XB। ये हो जाएगा इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 1। दोनों को डिवाइड कर दो, मैं डिवाइड यहीं से कर देता हूं। चलिए डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम तो बना रहे हैं एक MCQ क्वेश्चन, तो रफली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसको आगे चलो आगे सॉल्व कीजिए। 20 डिवाइडेड बाय 740 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 750 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ये XB, और 0.2 आ जाएगा इधर, तो हम कर दिए 0.2। क्या आ गया, 0.2। 0 से कट 0 कट, यहां से 10 से ये कट, क्या मिला, क्या मिला आपको, 2 इंटू 75 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 74। इस 0.2 को अगर मान लो मैं 2 बना दूं तो ये 740 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5, 15 टाइम जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 1 जा 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, 2 1 जा 2 7 जा 2 4 जा। ठीक, और क्या आ रहा है, 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा 40, तो मेरे पास आया 15/37। क्या आ रहा है बेटा, 15/37 बच रहा है। आप सॉल्व करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15/37, ये क्या आ रहा है, XB। सॉल्व कीजिए, 37 1 जा 3, 37 1 जा 37 4 जा 15 इंटू 37, 15/37। अच्छा मैं भी क्या कर रहा हूं, 37 इंटू 5 टाइम करके देखें, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 का 5 आया, 1 आया, 5 3 जा 15, 15 एंड 1 16, 165 आ रहा है ना। मतलब 37 0 जा करेंगे, ये 150 बन जाएगा।
इसलिए मैं कर रहा हूं। तो ये ज्यादा हो गया बेटा, तो 4 टाइम करके देखिए, 4 टाइम 37 इंटू 4 टाइम, 4 टाइम करके देखो, 4 से 1 जा 28, 4 से 1 जा 28, और ये क्या आ जाएगा 2, 4 3 जा 12, 12 इंटू 14, 148, ठीक है। तो कितना टाइम गया, 4 टाइम, 0.4। तो जब ये 0.4 आ रहा है, कितना है बेटा 0.4 आ रहा है, 0.2 आया, 2 बच रहा है आपके पास, 2 बचा, तो यहां पर कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं 2 बच रहा है तो इसको क्या करूंगा, आगे डेसिमल लगाऊंगा, 0 बनेगा, ठीक है। 37 फिर डेसिमल लगाऊंगा, फिर 0 बनेगा, मतलब 0 टाइम जाएगा। इसके बाद 37 को डिवाइड करूं तो 0.4 करके कुछ कुछ जीरो के बाद कुछ कुछ वैल्यू आएगी। एमसीक्यूज में 0.4 यहीं तक आप लोग पहुंच गए, ठीक है। एमसीक्यू भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, 0.4 देख के यहां पर आप लगा मत देना, ये तो XB है। क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है आपको, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना है। ये किसका है, सॉल्यूट का है। यहां पर सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्या है ये, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। P0 ऑफ A था, क्या ध्यान देना है आपको कि 0.4 आया है, वो किसका आया है, XB की वैल्यू आई है। आपको मालूम है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। XB की वैल्यू 0.4 आया, XA की वैल्यू निकालना है आपको, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 0.4 क्या आया, 0.6। देखो ऑप्शन में दोनों है, तो कंफ्यूज मत होना है ना। तो कितना आ जाएगा बेटे, 0.6 आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था उस टाइम पे, स्टार्टिंग पे, कि यहां पर इस इक्वेशन, हमने 2 इक्वेशन आज पढ़े हैं, ठीक है। P0 ऑफ A माइनस पी एस डिवाइडेड बाई PS, और एक और इक्वेशन है जिसमें P0 ऑफ A माइनस पी एस डिवाइडेड बाय P0 ऑफ A इज इक्वल टू XB। हमने ये भी पढ़ा है, ये डायल्यूट सोल्यूशन के लिए था, ये मॉडिफाइड है। दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन दोनों में से कुछ भी आप लोगे तो डेसिमल की वैल्यूज में थोड़ी सी चेंज आ सकती है, इस बात को ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। डेसिमल में चेंजेस आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको आंसर सही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक। ओके, तो ये था क्वेश्चन, ये हमने आज पढ़ा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हमने किए। ये हमारा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, आज तो हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इसमें से क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, नीट जेईई में भी एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share as much as possible. Thank you so much.